what's up? This is Abhishek Rana, your chemistry guruji, and you're watching your favorite channel chemistry guruji classes. एक बार फिर से कल की तरह हाजिर हैं एक नए लेक्चर के साथ, नई क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के साथ, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। तो बेटा जी, जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा आज हमारी लास्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी चल रही है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पढ़ चुके हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ चुके हैं और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ चुके हैं। और आज हमारी लास्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आएगी ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ने से पहले इसके बारे में कुछ टर्म्स पढ़ने पड़ेंगे। कौन कौन से टर्म्स हैं यहाँ पर मैंने लिख दिया है। यहाँ पर ऑस्मोसिस है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है और इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप है। तो बेटा देखते हैं, टॉपिक को सीक्वेंस वाइज पढ़ना है। सभी टॉपिक्स बहुत इजी हैं, बहुत मजा आने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, जो कि है हमारा ऑस्मोसिस। तो बेटा एक मिनट, ऑस्मोसिस पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या चीज होती है? किसी भी चीज का हर दिशा में फैल जाना डिफ्यूजन होता है। तो इसका क्या लिंक होता है हमारा ऑस्मोसिस से, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, ये बताया जा रहा है द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन इन ऑल डायरेक्शन। इसका मतलब ये बताया गया है ये सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होगा वो ऑल डायरेक्शन में होगा और इट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो बेटा डिफ्यूजन आपका क्लियर हो चुका है। डिफ्यूजन का मतलब होता है किसी भी दिशा में फैलना। एक एग्जांपल लेते हैं। हमने एक बर्तन लिया और इस बर्तन के अंदर हमने एक नॉर्मल जाली लगा दी, एक नॉर्मल जाली लगा दी, एक मेम्ब्रेन लगा दी। हमने इसमें सिंपल मेम्ब्रेन लगा दी है। और बेटा देखते हैं, इसमें एक तरफ भर लेते हैं हम सॉल्यूशन और एक तरफ भरते हैं इसमें सॉल्वेंट। या फिर ऐसा कर सकते हैं, इसमें हम दोनों तरफ ही सॉल्यूशन भरते हैं। इधर सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन C1 मान लेते हैं, इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन C2 मान लेते हैं। C1 कंसंट्रेशन और C2 कंसंट्रेशन अलग अलग कंसंट्रेशन है। इसका मतलब ये है इसमें जो घुली हुई चीजें हैं वो अलग अलग हैं, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट की क्वांटिटी अलग अलग होगी, जिसके बेस पर हम इस सॉल्यूशन को बना रहे हैं। सपोज दैट C1 इज लेस देन C2। इसका मतलब क्या है? जो C2 है इसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा है और जबकि C1 इसमें सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा है। तो हमारा डिफ्यूजन क्या होने वाला है? द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन इन ऑल डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये है कि जब यहां से सॉल्यूट के पार्टिकल्स इसकी तरफ जाएंगे, जब C2 जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स अगर कम कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है यहां से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स उसकी तरफ जाएंगे और ये आदान प्रदान तब तक होगा जब तक कि C1 का कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए C2 के, इट मींस इक्विलिब्रियम स्टेट ना आ जाए। तो ये हमारा होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन बेटा क्लियर हो चुका है। डिफ्यूजन क्या होता है? किसी भी पार्टिकल्स का चारों दिशाओं में फैलना। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये एक बॉटल है और इस बॉटल में भरी हुई है अमोनिया गैस, जो कि लिक्विड फॉर्म में है। इसमें अमोनिया लिक्विड फॉर्म में भरी हुई है और इसके ऊपर कैप लगा हुआ है। जब हम इसके कैप को रिमूव करेंगे, क्योंकि अमोनिया गैस हाईली वोलेटाइल होती है, तो बेटा तुरंत ये वोलेटाइल होने लगेगी और ये पूरे कमरे में फैल जाएगी। इसका मतलब ये है यहाँ अमोनिया का कंसंट्रेशन हाई है और कमरे में अमोनिया का कंसंट्रेशन लो है, लेकिन तब तक गैस फैलेगी जब तक पूरे कमरे में गैस बराबर ना हो जाए। तो ये प्रोसेस कहलाएगा हमारा डिफ्यूजन। क्लियर है बेटा यहाँ तक?
देखते हैं डिफ्यूजन के बाद, डिफ्यूजन के बाद हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी। डिफ्यूजन के बाद जरूरत पड़ती है हमें ऑस्मोसिस। ऑस्मोटिक प्रेशर जैसा मिलता जुलता टॉपिक है, मिलता जुलता नाम है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस जिसे हिंदी में बोलते हैं हम परासरण। तो बेटा ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है? ऑस्मोसिस का मतलब कुछ हद तक हमारा डिफ्यूजन जैसा होगा। कुछ हद तक डिफ्यूजन जैसा कैसे होगा देखते हैं। ऑस्मोसिस के अंदर क्या बात बताई गई है? ऑस्मोसिस जिसका मतलब होता है परासरण, इसके अंदर क्या बात बताई गई है बेटा? इसमें यह बताई गई है कि जो मूवमेंट होगा ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन वो कहां से कहां होगा? फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, और दोनों ही बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की। लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ जब मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का, और कौन से पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है? यहां पर जो पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं बेटा वो सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स की बात करते हैं हम। The movement of solvent particles of solution from lower concentration solution to higher concentration solution is called osmosis। इसका मतलब यह है कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की विलयन की ओर अगर विलायक के कण गति करते हैं तो ये घटना कहलाती है हमारा ऑस्मोसिस। बेटा क्लियर है यहां तक? आगे देखते हैं एक एग्जाम्पल से पहले हम एक ग्राफ बनाते हैं। इस ग्राफ के थ्रू समझना थोड़ा इजी रहेगा। देखिए बिल्कुल मिलता जुलता ग्राफ है। एक हमने वेसल नहीं लेते, हम एक ओपन बर्तन लेते हैं, और अब तक पिछले वाले में जहां हमने डिफ्यूजर पढ़ा था एक मेम्ब्रेन लगाई थी, लेकिन यहां पर थोड़ी ऐसी मेम्ब्रेन लगानी पड़ेगी जो नॉर्मल मेम्ब्रेन से थोड़ी अच्छी हो और उसके पार्टिकल्स बहुत छोटे हो, उसके अंदर पोर्स बहुत छोटे हो। तो बेटा ये लगा दी हमने इसके बीच में एक मेम्ब्रेन, और ये मेम्ब्रेन ऐसी है, इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जो होल्स हैं, बहुत ही ज्यादा छोटे हैं। इसे बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जिसे हम SPM भी बोल देते हैं। इसकी खासियत क्या होती है? इसकी खासियत ये होती है कि सेमी का मतलब होता है अर्ध, और परमेबल का मतलब होता है पारगम्य, और मेम्ब्रेन का मतलब होता है झिल्ली। यानी कि एक ऐसी झिल्ली, एक ऐसी मेम्ब्रेन जिसमें से केवल कुछ चीज पार जा सके, सारी चीजें पार न जा सके। और जैसे मैंने अभी बताया इसके छेद बहुत छोटे होते हैं, तो लॉजिकली बात है इसमें से छोटी चीज पार जा सकती है या बड़ी चीज पार जा सकती है? तो बेटा इसमें से वो कण पार जा सकते हैं, वो पार्टिकल्स पार जा सकते हैं जिनका साइज छोटा होता है। एक सॉल्यूशन बनाते हैं, जैसे कि हम एक सॉल्यूशन तैयार कर रहे थे अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, तो हम दो चीजें मिलाते थे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अगर हम पार्टिकल्स की साइज की बात करें तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स लार्ज होते थे और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स लो होते थे। लाइक एज एक सॉल्यूशन बनाना है हमें सॉल्ट का, तो एक तो नमक लेना पड़ेगा और पानी लेना पड़ेगा। पानी के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं जबकि नमक के पार्टिकल्स बड़े होते हैं। अगर इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से निकाला जाएगा तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स तो निकल जाएंगे जबकि सॉल्यूट के पार्टिकल्स नहीं निकलेंगे। तो हम करते क्या हैं? हम करते हैं इसके अंदर हम दो टाइप का सॉल्यूशन भरते हैं। दो टाइप का सॉल्यूशन कैसे भरेंगे? एक का कंसंट्रेशन हाई लेंगे और एक का कंसंट्रेशन लो लेंगे। तो हमने इसमें दो टाइप के सॉल्यूशन भर लिए हैं। जैसे कि पिछले हमने उसमें डिवीजन में पढ़ा, वैसे ही मिलता जुलता है। यहां पर सॉल्यूशन फर्स्ट ले लिया और यहां पर सॉल्यूशन सेकंड ले लिया, और इसमें हम क्या मान लेते हैं? C1 और C2, और इस बार C1 का कंसंट्रेशन ज्यादा है C2 से। इसका मतलब हायर कंसंट्रेशन हो गया हमारा रेड साइड और लोअर कंसंट्रेशन हो गया हमारा ग्रीन साइड। तो
तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जब सॉल्वेंट के पार्टिकल्स चलते हैं तो इसका मतलब यहां से कौन से पार्टिकल्स चल रहे हैं बेटा, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स, तो ये हमारा पूरा फिनोमिना कहलाता है ऑस्मोसिस। उम्मीद है टॉपिक क्लियर हो गया होगा। दूसरी बात, लोअर कंसंट्रेशन का सॉल्वेंट हमेशा गति करेगा हायर कंसंट्रेशन की तरफ, और अगर यहां पर एक तरफ सॉल्यूशन और एक तरफ सॉल्वेंट ले लिया जाए, एक तरफ सॉल्यूशन और एक तरफ सॉल्वेंट ले लिया जाए, तो बेटा सॉल्यूशन के कंपेयर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन लो होता है, इसीलिए सॉल्वेंट गति करेगा हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ। तो ये बहुत सिंपल से एग्जांपल हो सकते हैं, आम जिंदगी में यूज होने वाले इसके एग्जांपल आपने देखे भी होंगे। देखिए इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं, यहां पर ले लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल है किशमिश। देखा बेटा, किशमिश को अगर हम पानी में डाल दें, किशमिश को अगर पानी में डाल दें तो किशमिश क्या हो जाती है, फूल जाती है। इसका लॉजिक पता है आपको, क्योंकि जो किशमिश होती है उसके अंदर जो भरा होता है वो एक टाइप का सॉल्यूशन होता है, और वो सॉल्यूशन हायर कंसंट्रेट होता है। हायर कंसंट्रेट का मतलब समझ रहे हो बेटा, वो बहुत गाढ़ा होता है, और जबकि पानी कैसा है, बिल्कुल लो कंसंट्रेट है। तो इसमें क्या होगा, किशमिश जिसके आउटर लेयर एक टाइप का एसपीएम का वर्क करता है, आउटर लेयर एसपीएम का वर्क करता है, जब इसे पानी में रख दिया जाता है तो पानी के जो पार्टिकल्स होते हैं, पानी के जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स होते हैं, इस एसपीएम में से होते हुए हायर कंसंट्रेशन की तरफ चला जाता है और किशमिश फूल जाती है। तो हमारा ये एग्जांपल हो गया ऑस्मोसिस का। बेटा इसे नोट डाउन करिए और मैं इसके थोड़े से और एग्जांपल बताता हूं। तो बेटा देखिए, एक नेक्स्ट जो हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड टर्म्स है वो है हमारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है, जैसे कि अभी मैंने ऑस्मोसिस में बताया कि एक ऐसी झिल्ली होती है जिसमें से केवल कुछ पार्टिकल्स बाहर निकल सकते हैं, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स बाहर निकल सकते हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल बाहर नहीं निकल सकते। और यही इसकी डेफिनेशन है कि दोज मेम्ब्रेन्स which pass solvent particles through them but not to solute particles। डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन लिखवाइए, ऐसी मेम्ब्रेन्स जिसमें से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स पास हो सके, सॉल्यूट के पार्टिकल्स पास नहीं हो सकते हैं, ऐसी मेम्ब्रेन कहलाएगी हमारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। कितने टाइप की होती है, हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन जब हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो इसके टाइप्स भी हम लगे हाथ पूरे कर लेते हैं। ये होती है 3 प्रकार की, कुछ इसमें नेचुरल होती है, कुछ इसमें आर्टिफिशियल होती है और कुछ इसमें केमिकल होती हैं। तो 3 टाइप की हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नेचुरल एसपीएम, इसके बाद बात करेंगे आर्टिफिशियल एसपीएम, एंड थर्ड बात करेंगे केमिकल एसपीएम। तो हमारे पास 3 टाइप के एसपीएम है, ठीक है बेटा। तो ये हमारी 3 टाइप की मेम्ब्रेन है, नेचुरल एसपीएम, आर्टिफिशियल एसपीएम और केमिकल एसपीएम। तीनों के एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। नेचुरल एसपीएम जैसे कि नाम से पता लग रहा है नेचुरल में अपने आप मिलती है, तो इसे बोल सकते हैं हम अनियन मेम्ब्रेन, प्याज की झिल्ली। आर्टिफिशियल कौन सी हो सकती है, पार्चमेंट पेपर। बेटा पार्चमेंट पेपर हो सकता है जिसे हम
एसपीएम के रूप में यूज करते हैं। और केमिकल है कॉपर फेरोसाइनाइड। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कॉपर फेरोसाइनाइड की कभी कभार मेकिंग प्रोसेस आ जाता है, इसकी रिएक्शंस पूछ ली जाती है, तो हम केमिकल एसपीएम पढ़ने वाले हैं, तो हेडिंग डाल दीजिए आप कॉपर फेरोसाइनाइड। तो देखिए बेटा, हेडिंग डल चुकी है कॉपर फेरोसाइनाइड। हम कैसे बनाएंगे, जैसे कि नाम में कॉपर फेरोसाइनाइड है, तो इसका मतलब यहां पर कॉपर का एक प्रोडक्ट यूज करना है और एक प्रोडक्ट फेरोसाइनाइड का यूज करना है। तो एक सिंपल रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले क्या होने वाला है, कॉपर सल्फेट। अगर हम इसे डिसोसिएट कर दें, तो डिसोसिएट करते हैं तो गाइस देखते हैं Cu डबल पॉजिटिव, SO4 डबल नेगेटिव, हमारा ये डिसोसिएटेड हो चुका है। आफ्टर दैट हम डिसोसिएट करने वाले हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड को K4FeCl का होल 6। इसे डिसोसिएट करते हैं तो K कितने हैं, 4 टाइम्स हैं, तो 4 टाइम्स K ले लिया और K पर होता है 1 पॉजिटिव चार्ज, तो हमारे कॉम्प्लेक्स पर आ जाएगा 4 नेगेटिव चार्ज। और कॉम्प्लेक्स कंटेन 4 नेगेटिव चार्ज। अब करना क्या है, अब करना यह है कि दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके इसे जोड़ लेते हैं और बैलेंस कर लेते हैं। लेकिन बैलेंस करने से पहले एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, ध्यान ये रखना पड़ेगा जितना पॉजिटिव ऊपर है उतने पॉजिटिव नीचे होना चाहिए। Cu पर कितना पॉजिटिव है, Cu पर 2 पॉजिटिव है, जबकि कॉपर पे कितना पॉजिटिव है, एक कॉपर पर 1 पॉजिटिव है, 4 से मल्टीप्लाई कर दी 4 पॉजिटिव हुए। इसका मतलब यह है कि Cu में डबल पॉजिटिव की जरूरत है। ऐसे देखते हैं यहां डबल नेगेटिव है जबकि 4 नेगेटिव है, तो ऊपर वाले को जरूरत है, तो ऊपर वाले पूरी इक्वेशन में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी। जब 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो बेटा देखते हैं, जब 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो 2CuSO4 और प्लस K4FeCl6, इन दोनों को उतार लिया और गिव्स का साइन लगा देते हैं, रिएक्शन साइन होता है। इसका डबल पॉजिटिव, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो चुकी है तो Cu2 हो चुके हैं, और इसका डबल, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ कंबाइन हो जाएगा, तो बनेगा Cu2FeCl6। और यहां पर K4 है और SO4 यहां डबल है, क्योंकि बेटा ध्यान से देखना है 2 से मल्टीप्लाई हुई है, K4 है और SO4 2 है, तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं। हमने यहां से 2 कॉमन ले लिया, तो हमारा बचा K2SO4 और ये हमारा SPM तैयार हो चुका है। इस प्रकार से हमारा केमिकल SPM कॉपर फेरोसाइनाइड तैयार होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक डाल लेते हैं हम, ऑस्मोटिक प्रेशर। अपने मेन टॉपिक पर पहुंच चुके हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है ऑस्मोटिक प्रेशर। आप इसे रफ करके नेक्स्ट हेडिंग डालिए। तो गाइस, ऑस्मोटिक प्रेशर हेडिंग डाली जा चुकी है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि वन ऑफ द मोस्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हमारे इस यूनिट के अंदर। ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है, एक ऐसा प्रेशर जो ऑस्मोसिस को रिवर्स करने के लिए यूज किया जाता है। ऑस्मोसिस अभी मैंने बताया था, सॉल्वेंट पार्टिकल्स थ्रू एसपीएम किसकी तरफ मूवमेंट करते हैं, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, और हायर कंसंट्रेशन के ऊपर अगर हम आउटर प्रेशर अप्लाई कर दें और उसे इनिशियल पोजीशन में पहुंचा दें, तो वो प्रेशर जितना हमने आउटर प्रेशर अप्लाई करा है वही उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखते हैं, आउटर प्रेशर अप्लाइड for stop osmosis is called osmotic pressure। यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक ऐसा प्रेशर होता है ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए, जितना हम आउटर प्रेशर अप्लाई करेंगे वो उसका ऑस्मोसिस प्रेशर कहलाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा। और इट इज डिनोटेड बाय पाई। किसी किसी बुक में इसे पी से रिप्रेजेंट कर रखा है, तो मैटर नहीं करता, लेकिन एक्चुअली इसकी यूनिट जो होती है वो पाई होती है। तो बेटा इस टॉपिक को नोट करिए, एक डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं, एक ग्राफ के थ्रू इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि अपने हम कितना आउटर प्रेशर अप्लाई करें कि जो ऑस्मोसिस हो रहा है उसको रोका जा सके। तो देखिए
एक डायग्राम बनाते हैं। ये हमने दो बॉक्स बना लिए हैं, इसमें एक साइड सॉल्यूशन एक साइड सॉल्वेंट रख देंगे, या एक तरफ हायर कंसंट्रेशन एक तरफ लोअर कंसंट्रेशन भर देंगे। तो हम इसमें भर देते हैं एक तरफ हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन और एक तरफ भर देते हैं इसमें लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। तो यहां पर ले लेते हैं हम हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन और यहां पर लेते हैं लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। तो नाम से पता लग रहा है। और देखिए बेटा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज तो इसमें रह गई, हम इसके बीच में लगाने वाले हैं अपना SPM। हमने इसमें लगा दिया SPM। कौन सी SPM हो सकती है? कॉपर फेरोसाइनाइड हो सकता है, या इसके अलावा कोई भी SPM लिया जा सकता है। इसमें लगा दिया SPM, और कौन सा SPM हो सकता है? कॉपर फेरोसाइनाइड या फिर अनियन मेम्ब्रेन भी लगा सकते हैं, डजंट मैटर। तो बेटा देखते हैं क्या होने वाला है। होने वाला ये है कि लोअर कंसंट्रेशन हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। इसका मतलब जो ग्रीन पार्टिकल्स हैं वो मूव करेंगे इसकी तरफ, और जब इसकी तरफ मूव करेंगे तो इसमें कुछ पार्टिकल्स आ जाएंगे उधर वाले, इसमें कुछ पार्टिकल्स आ जाएंगे इधर वाले, और इधर का जो लेवल है वो डाउनफॉल जाने लगेगा, और जबकि यहां का लेवल थोड़ा सा अप होने लगेगा। और जैसे ही वो लेवल नीचे आने लगेगा हमें पता लग जाएगा कि हमारा ऑस्मोसिस स्टार्ट हो चुका है। अब बात करते हैं, इतने प्रोसेस के अंदर हमने सिर्फ ऑस्मोसिस पढ़ा है, अब आगे देखते हैं होने क्या वाला ऑस्मोटिक प्रेशर। इसमें ये बताया गया था कि इस प्रेशर को इस प्रोसेस को रोकने के लिए जितना हम आउटर प्रेशर अप्लाई करेंगे, ये हमने एक पिस्टन लगा दिया है, ये पिस्टन लग गया। अब क्या करते हैं, जैसे यहां से डाउनफॉल जाने लगेगा तो हम इस पिस्टन से प्रेशर अप्लाई करेंगे। प्रेशर अप्लाई करेंगे तब तक अप्लाई करेंगे जब तक ये इनिशियल पोजीशन में ना पहुंच जाए। बेटा समझने की कोशिश करना, ये जो सॉल्यूशन धीरे धीरे सपोज दैट ये यहां पर था इनिशियल पोजीशन में A, जब ऑस्मोसिस स्टार्ट हो गया तो ये पहुंच गया B, ठीक है। अब करना क्या है, यहां से पिस्टन से हम आउटर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। आउटर प्रेशर जब अप्लाई करेंगे इसे तब तक अप्लाई करना है जब तक ये B से दोबारा A तक ना पहुंच जाए, और जब ये A पर पहुंच जाएगा तो यहां पर हम एक मीटर लगा लेते हैं प्रेशर नापने के लिए। प्रेशर गेज लगा लिया हमने। जैसे जैसे हम पिस्टन दबाएंगे ये सुई धीरे धीरे आगे जाती जाएगी। ये सुई तब तक आगे जाएगी जब तक ये B का लिक्विड दोबारा से A पर ना पहुंच जाए। और मान लीजिए हमारे इस 5 पॉइंट पर वो लिक्विड दोबारा B से A पर पहुंच गया है, तो हमारा इस पूरे लिक्विड का इस पूरे प्रोसेस का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो 5 atm या 5 बार जिसमें भी यूनिट नापी जा रही हो उसमें प्रेशर लिया जाएगा। तो बेटा क्लियर हो चुका है ऑस्मोटिक प्रेशर आपका। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? आउटर प्रेशर शुड बी अप्लाइड फॉर स्टॉप ऑस्मोसिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर और इट इज मेजर्ड बाय प्रेशर गेज मीटर। इसे प्रेशर मीटर से या वैक्यूम मीटर से नाप सकते हैं, ठीक है बेटा। और इसे डिनोट करते हैं हम पाई से। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, इसके न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे और उम्मीद है आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। आज के टॉपिक में हमने अपनी लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी और यहाँ पर हमारी सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पूरी हो चुकी हैं। तो जिन बच्चों ने हमारे जो वीडियो हमारे चैनल आज से ज्वाइन करा है वो प्लेलिस्ट में जाइए और पिछले लेक्चर देखिए सीक्वेंस में, तब इस लेक्चर को देखेंगे तो मेरा तो ये मानना है आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट आते हैं तो अच्छा लगता है पढ़ने में कि हमें हमारी जो मेहनत है वो बच्चों तक जा रही है। और बेटा एक बात और कहना चाहता हूँ, वीडियो बेशक 15 मिनट की होती है, लेकिन इसे पूरा प्रिपेयर करने में कम से कम 4 घंटे का टाइम वेस्ट होता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बिना वीडियो देखे, बिना कॉन्सेप्ट समझे उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये उनकी गंदी भावनाओं को दर्शाया जाता है, लेकिन आप जब हमारे मुकाम पे पहुंचेंगे तब आपको लगेगा कितनी मेहनत का काम है। तो बेटा अगर आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं तो डिमोरलाइज भी ना करें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करिए। ये उल्टे सीधे भद्दे कमेंट करके क्या फायदा है, क्योंकि आपको भी पता है हमारे वीडियो को जो हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं बहुत सारी लड़कियां भी जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे कंपटीशन तैयारी करने वाले भी जुड़े हुए हैं। तो बेटा अच्छा नहीं लगता ऐसे कमेंट्स को, ठीक है। अगर बुरा लगा हो तो सॉरी, और नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।